हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में। तो ये क्लास 8th है, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल, जिसमें अभी तक की क्लास में हमने पढ़े हैं बेसिक टूल्स। ओके, तो बेसिक टूल्स जितने भी थे वो पढ़े हैं। और बेसिक टूल्स में हम लोगों ने भी स्पेशली बता दूँ क्या पढ़ने की कोशिश करी। हमने क्या पढ़ा है इतने दिनों में? हमने पढ़ा है कंपाउंड फॉर्मेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कंपाउंड फॉर्मेशन। ओके, कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं। कंपाउंड के फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हमने क्या सीखा? हमने सीखा आयन और हमने सीखा पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है ना, ये दो चीजें हमने सीखी हैं। आयन आप लोगों को पता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, पॉली एटॉमिक आयन वो होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है लेकिन एक से ज्यादा एटम होते हैं। और पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर भी हम लोग कंपाउंड बना चुके हैं। और अप्रॉक्स जितने भी पॉली एटॉमिक आयन आपको बताए गए थे हमने सबको यहाँ पे कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो वैसे तो क्या है कि जितना आपकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है जो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। किस तरह से देखते हैं। अभी क्या करेंगे कि नॉर्मली जो हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो देखो कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखना किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। हमेशा हमने एक कैटायन लिया, एक एनायन लिया, नीचे इनकी वैलेंसी लिखी, और उसके बाद क्रिस क्रॉस अप्लाई किया और यहाँ पर एक कैटायन एनायन मिला के एक कंपाउंड बनाया। देखो ये पूरा का पूरा फेस है इसका कंपाउंड का। ये कंपाउंड इसी तरह से बना है। अब इसके एग्जांपल में देखो जरा, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड का नाम बोला है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड बोला गया, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया गया? तो देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का सिंबल है Na, क्लोराइड यानी कि Cl, क्लोरीन। ठीक है, अब इसके बाद इनकी वैलेंसी 1, इस क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो 1 1 करके यहाँ पे फाइनली हमारा क्या कंपाउंड बना है? NaCl। ठीक, NaCl। अब देखो यहाँ पे NaCl बनने के बाद गौर करना एक चीज पे, मैंने कहा एक कैटायन एक एनायन, तो अब यहाँ पर एक कैटायन एक एनायन है, तो सोडियम क्लोराइड में से मेटल कौन है? दोनों में मेटल हो तो मेटल है ये अपना। ठीक है ना, दिस इज मेटल, सोडियम इज मेटल। एंड क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक गैस होती है और गैस हमेशा नॉन मेटल ही होंगी, तो ये हो गया नॉन मेटल। ठीक है ना, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। कर करा के क्रिस क्रॉस करके, तो जो मेटल है वो कैटायन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर Na, यही जो सोडियम है, ये एक्चुअली हम इसको Na+ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते जनरली, और जो क्लोरीन है इसमें हम माइनस भी लिख सकते हैं। तो एक कंपाउंड कैटायन एनायन से मिलकर बनता है, ये इसका इस तरह से बनता है। लेकिन आपने देखा होगा, तो कैटायन बनाने के लिए आपको सोचो, हमने जितने भी कंपाउंड बनाए सब में एक पैटर्न चलता है हमेशा। पैटर्न कैसा होता है कि हम लोग पहली जो चीज, जो पहला नाम लेते हैं हमेशा किसी भी कंपाउंड में, जो हमने पहला नाम लिया है, जैसे मान लो हमने बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। मैंने बोला पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। मान लो मैंने बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मैंने मान लो बोला कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है ना, और जैसे मान लो हमने बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2। मान लो हमने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड सो CaO। सब में एक पैटर्न काम कर रहा है, एक पैटर्न है सब में। क्या देखो, पहला वाला सब में मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, कॉपर मेटल। शुरू जो पहला वाला एलिमेंट है सब में वो मेटल ही है। मेन चीज ये बताना चाह रहा हूँ। तो मेटल जो होता है वो कैटायन फॉर्म करता है, और दूसरी चीज हमेशा नॉन मेटल होगी। नॉन मेटल नहीं होगी अगर, तो क्या हो सकती है दूसरी? वो कोई पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकता है। अगर नॉन मेटल नहीं हुआ तो पॉली एटॉमिक आयन होगा। क्यों? क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर भी जनरली नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो जैसे मान के चलो हमने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से हैं? जैसे कि कैल्शियम है और कार्बोनेट होता है CO3। तो आपको पता है कि कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? कार्बोनेट के ऊपर -2 पढ़ा है हमने। और बाकी कौन बचा? कैल्शियम। तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? तो देखो कंपाउंड होता है न्यूट्रल, कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है। कार्बोनेट के ऊपर अगर -2 चार्ज है, तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा कि ये न्यूट्रल हो जाए? कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाए कि ये न्यूट्रल हो जाए? तो जाहिर सी बात है +2 चार्ज हो जाए, +2 -2 बराबर हो जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसी तरह से कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन था कि भाई कैल्शियम पे कितना चार्ज है, तो सबसे पहले तो अगर आपको ये पता है कि कैल्शियम एक मेटल है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और दूसरी बात, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि इस तरह से आप किसी के भी ऊपर का चार्ज पता कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पूछा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन कौन सा आयन फॉर्म करता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए O कौन सा आयन फॉर्म करता है, तो सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ये कैसे पता लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा कि जब आपको उसकी वैलेंसी सॉरी जब आपको ये पता होगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो बताओ ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है? ऑक्सीजन एक गैस है और गैस हमेशा नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल है यानी कि निगेटिव फॉर्म करेगा। तो ये पता लग गया कि इसके ऊपर निगेटिव आएगा। फिर निगेटिव कितना आएगा? 1 2 3 4 5 क्या आएगा? ये कैसे पता लगेगा? उसकी वैलेंसी से। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कौन सा आयन फॉर्म करेगा? O-2। ठीक है, तो इस तरह से आयन फॉर्मेशन वगैरह मैं सारे सिखा चुका हूँ। और आप लोगों को जहाँ पे कैटायन आयन पढ़ाया था ना, ठीक है ना, जो जहाँ पे कैटायन आयन पढ़े थे वहाँ पे सबके आयन फॉर्मेशन सिखाए जा चुके हैं कि ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा, ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा। सपोज करो पूछ रहा है आयरन कौन सा आयन फॉर्म करेगा? आयरन तो सबसे पहले आयरन का सिंबल Fe। ओके, आयरन कौन सा आयन फॉर्म करेगा? लेट्स चेक। हमको पता है कि आयरन एक मेटल होता है, तो मेटल होता है तो यानी कि प्लस साइन यानी कि पॉजिटिव बनाएगा, कैटायन बनाएगा। अब चार्ज कितना, ये कैसे पता लगेगा? उसकी वैलेंसी से। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 2b होती है और 3b होती है। बात समझ में आई? इसी तरह से मान लो कॉपर दे दिया, कॉपर भी 2 आयन फॉर्म करेगा। कौन कौन से? जल्दी, कौन कौन से आयन फॉर्म करेगा? प्लस करेगा पहली बात तो, प्लस ये भी करेगा, प्लस ये भी करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मेटल है और मेटल हमेशा पॉजिटिव ही फॉर्म करते हैं। कितना करेगा? 1 भी करेगा और 2 भी करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 भी है और 2 भी। तो ये है कुछ वो चीजें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और मैं बीच बीच में इनको रिकॉल कराता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है आप लोगों पे कि बच्चे ही हो भाई, पढ़ोगे भी भूल भी जाओगे, भूल भी सकते हो, तो इसलिए रिकॉल तो कराना पड़ेगा। ठीक, अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, एक कैटायन लिया एक एनायन लिया, एक कैटायन लिया एक एनायन लिया। लेकिन हमने कैटायन में आपको पता होगा कि एक ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कैटायन भी फॉर्म करेगा और एनायन भी फॉर्म करेगा। कैटायन यानी कि H पॉजिटिव और एनायन यानी कि H निगेटिव। H पॉजिटिव का नाम वही रहेगा हाइड्रोजन आयन। अगर बोल रहा है हाइड्रोजन आयन तो मतलब H पॉजिटिव की बात कर रहा है। अगर H नेगेटिव है तो वो क्या बोलेगा? क्या नाम होगा इसका? हाइड्राइड आयन। ठीक है ना, पॉजिटिव में नेम चेंज नहीं होता। ठीक ना, इसको हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन निगेटिव में IDE लग जाता है। तो हाइड्रोजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, फॉस्फोरस का फॉस्फाइड, सल्फर का सल्फाइड, इस तरह से चलता रहता है। क्लोरीन का क्लोराइड। ठीक, तो हमने कैटायन के तौर पे हाइड्रोजन ले सकते थे ना, लेकिन हमने किसी भी कंपाउंड में अभी तक हाइड्रोजन नहीं लिया ना। तो अब हम हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन लेने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन लेने से क्या बनेगा ये चीज देखने वाली है। तो देखो समझो, हाइड्रोजन लेने से जनरली एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड। देखते हैं, हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस लेंगे सारे। तो फिर से हमारा वही काम है, पॉलीएटॉमिक आयंस लेंगे और देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं। सपोज करो जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हमारा कंपाउंड है। अब मैंने कहा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन तो नेगेटिव है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन एज ए मेटल यहां पर आ सकता है, ये बताना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे पहला काम, इनके सिंबल हाइड्रोजन का H। फ्लोरीन, फ्लोराइड से कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन का सिंबल F। ओके, नेक्स्ट इनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 होती है, पढ़ाया है। दोनों की वैलेंसी 1 हो गई, कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, सीधे आंसर आएगा HF। ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या आया फॉर्मूला? HF। ठीक है ना, जब ये गैस होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जनरली एक गैस होती है। ठीक है ना, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एक एसिड बनाएगा। ठीक है ना, ये एसिड बनाएगा और उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और वो ऐसा एसिड होता है जो अपने अंदर ग्लास को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसिड, विच एसिड कैन डिसॉल्व ग्लास इन इट। जनरली क्या होता है कि वैसे तो एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक पे जनरली उनका असर नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए आपने देखा होगा जो केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह होती हैं, तो उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो जनरली या तो प्लास्टिक में रखे जाएंगे या फिर उनको ग्लास के उसमें रखा जाएगा, कंटेनर में। कभी भी उनको वुड या फिर क्या बोलते हैं, वुड हो गया या फिर
वुड में तो रख सकते हैं एक बार को, लेकिन वुड में नहीं रखते, और मतलब मेटल में तो नहीं रख सकते। जो भी मेटल के कंटेनर हैं, तो मेटल के कंटेनर में उनको नहीं रखा जाता। रीज़न यही होता है क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, तो हो सकता है मे बी मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। दूसरा देखो, जैसे कि मान लो दूसरा आया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड फिर से वही काम है, सबसे पहले सिंबल हाइड्रोजन का H, क्लोराइड यानी कि Cl, ओके। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर दोगे, सीधा कंपाउंड हो जाएगा HCl, सही है, HCl। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड खुद बनाना है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, ठीक है ना। आसान है, दोनों बन जाएंगे। मैंने फ्लोरीन क्लोरीन के बनवा दिए हैं, आयोडीन और इसके तुमको खुद बनाना है, ओके। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयंस हमने कुछ लिए थे, जरा उसको यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ। जैसे कौन कौन से थे हमारे पास, जैसे हमारे पास था हाइड्रोक्साइड, जैसे हमारे पास था सल्फेट SO4, जैसे हमारे पास था कार्बोनेट, है ना, और मान लो हमारे पास था फॉस्फेट PO4-2, ठीक है। और हमारे पास था जैसे कि मान लो CH3O, और हमारे पास था नाइट्रेट, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, और क्या बोलते हैं एसिडेट और नाइट्रेट, ठीक है ना। ये थे, और भी 2-4 थे, लेकिन हम उनको यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनसे उनको लेके, जैसे परमैंगनेट को लेके कोई एसिड नहीं बनेगा, परमैंगनेट भी हमने पढ़ा है, तो इसलिए हम उनको वहाँ पे यूज नहीं करने वाले। इनको देखते हैं इनसे क्या हो सकता है। तो पहला कंपाउंड मान लो, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं हाइड्रोक्साइड आयन, ये सारे के सारे, जैसे ये सारे निगेटिव हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, ये सब निगेटिव है। अब इन निगेटिव को इनमें से किसी एक को लेना है, और साथ में पॉजिटिव जो लेना है हमको, वो क्या लेना है, वो हमको लेना है हाइड्रोजन। तो ये वाला काम करना है। देखो जैसे मान लो पहला आ गया हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं बना के। देखो तुम एक नई चीज सीखोगे यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन होता है H, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कौन सा है हाइड्रोक्साइड, OH-1, तो OH-1, ओके। नाउ इनकी वैलेंसी देख लेते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्रिस क्रॉस कर दो। वैसे इस तरह से कोई कंपाउंड बनाया नहीं जाता, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड इस तरह से नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी तुमको जनरल वे में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, HOH आएगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा HOH। लेकिन ये HOH जो है वो कंप्लीट अपने आप में नहीं है, तो जनरली क्या कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, H2O, ठीक है ना, H2O। तो वाटर, और ये क्या होता है, यही वाटर होता है, तो वाटर को हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। जनरली ये टर्म यूज नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो चीज वही है। इसका फॉर्मूला भी H2O, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से। तो इस तरह से फॉर्मेशन जनरली इस कंपाउंड का नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ऐसे करके देखोगे तब भी तुमको वो चीज मिल सकती है। देखो वाटर यहाँ पे भी बन रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जा सकता है, बट जनरली केमिकल टर्म में ऐसी हम बात नहीं करते, हम लोग इसको वाटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस ये आपस में कंपाउंड भी बन सकता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, फाइनली इसको H2O के फॉर्म में ही हमको लिखना है, ओके। ओके तो ठीक है, हाइड्रोक्साइड का H वाला हो गया। अगला देखते हैं, देखो अगला कंपाउंड है, मान लो अपना हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। अगला कंपाउंड है अपना हाइड्रोजन सल्फेट। सबसे पहला काम क्या, सिंबल हाइड्रोजन का H, सल्फेट कौन सा है सल्फेट उनमें से, SO4-2, SO4-2, ठीक है, ओके। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, सल्फेट की वैलेंसी, चार्ज कितना है 2, तो वैलेंसी कितनी 2। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, H के साथ में 2 आएगा, और SO4 ऐसे ही हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यही आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जा सकता है। यही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, देखो ऐसे ही बनता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में इसका नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड तो बनाया था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे बनता है, ओके। नेक्स्ट देखो,
मान लो हाइड्रोजन के साथ में आपके हम लोग ले लेते हैं कार्बोनेट को, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड है अपना, मान लो जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाओ जल्दी से। सबसे पहला काम इनका सिंबल, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3-2, ठीक भाई। पॉलीएटॉमिक आयन तो याद करने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं। 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अगर अभी तक याद नहीं है याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी, चार्ज कितना है -2, यानी कि वैलेंसी कितनी 2, जो चार्ज वही वैलेंसी, कर दो क्रिस क्रॉस, क्या आएगा H2CO3। आप लोगों ने क्लास 7th में एसिड बेस चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। बताओ ये कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है? ये एरेटेड ड्रिंक में पाया जाता है ये एसिड। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पेप्सी, कोला, माजा, मैंगो, माजा में वगैरह में तो नहीं होता। ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स जो जिनका ढक्कन खोलने के बाद जो उसमें से बबल्स जो झाग निकलता है, ठीक है ना, जो बबल्स बनते हैं, उनमें स्पेशली ये होता है। तो कैसे बनता है कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करने पे ये वाला एसिड मिलता है। वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करने पे ये एसिड मिलता है, और इसका नाम होता है क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है, कार्बोनिक एसिड। देखो एक बात समझो, इन्हीं पॉलीएटॉमिक आयंस को समझना, इन्हीं पॉलीएटॉमिक आयंस को अगर आप हाइड्रोजन के साथ यूज करोगे, आप इनके साथ में हाइड्रोजन लोगे तो ये बन जाएंगे एसिड, जैसे कि बन रहे हैं तो ये बन जाएंगे एसिड। अगर आप इन्हीं पॉलीएटॉमिक आयंस को हाइड्रोजन के अलावा किसी मेटल के साथ ले लोगे, जैसे मान लो सल्फेट में तुमने हाइड्रोजन सल्फेट ना लेके तुमने सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ ऐसा ले लिया, तो ये बन जाएंगे सॉल्ट। एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ा है लास्ट ईयर, तो ये बन जाएंगे सॉल्ट। यहाँ पे भी मान लो अगर तुमने कोई मेटल ले लिया, इन सब में अगर मेटल लोगे तो ये सॉल्ट बन जाएंगे, अगर हाइड्रोजन लोगे तो ये एसिड है, ठीक है ना। ओके, तो सल्फेट हो चुका है, कार्बोनेट हो चुका है, फॉस्फेट PO4-3 होता है, ठीक है ना। अब अगला लेते हैं फॉस्फेट। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है अपना हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन फॉस्फेट। सबसे पहला काम सिंबल हाइड्रोजन का H, फॉस्फेट का PO4-3, ठीक है। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, फॉस्फेट PO4 कितनी होती है वैलेंसी, जितना चार्ज कितना है 3, ओके। कोई डिवाइड होने वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, सीधे क्रिस क्रॉस लगाओ, H के साथ में आ जाएगा 3 और PO4, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है। H3PO4, फाइनल कंपाउंड लिखते समय चार्ज नहीं लिखते, लिख मत देना। H3PO4 नाम क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट भी नाम है, लेकिन एसिड के टर्म में क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, सही है। हाइड्रोजन लगा दिया, कौन सा एसिड बन गया, फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो इसे। अब देखो कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब है एसीटेट की बारी, लेकिन एसीटेट से पहले हम लोग नाइट्रेट को पढ़ते हैं, पहले नाइट्रेट को समझ लेते हैं। अगला है हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन नाइट्रेट। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इनके सिंबल, नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, फिर इनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1, दिख रहा है उसके ऊपर चार्ज 1 है तो वैलेंसी 1, ठीक है। अपने स्मॉलेस्ट नंबर में है ये ऑलरेडी, क्या बन जाएगा H पहले और NO3, ठीक है ना, HNO3। नाम क्या होगा इसका, वैसे तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट, लेकिन अगर एसिड के टर्म में बोले जाएंगे तो कौन सा एसिड होता है ये, एक्वारेजिया में पाया जाता है ये। HCl के साथ में एक एसिड होता है एक्वारेजिया के अंदर मिलता है ये, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, दिस इज नाइट्रिक एसिड।
ओके, लास्ट बचा है हमारा एसीटेट, तो लिख लेते हैं इसको भी, हाइड्रोजन एसीटेट, ठीक है ना। ये है कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन एसीटेट। हर बार की तरह हम फिर से वही करेंगे, सबसे पहले इनके एलिमेंट लिखेंगे, हाइड्रोजन यानी कि H, एसीटेट कौन सा आयन है, CH3COO-1 आयन है। एसीटेट के लिए क्या लिखोगे, CH3COO-1, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयन याद कर लो विद चार्ज, ताकि वैलेंसी वगैरह सब समझ में आ जाए। ठीक, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, एसीटेट की वैलेंसी भी -1 चार्ज है, तो वैलेंसी 1। इसके बाद सीधा क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि ये एक ऑर्गेनिक आयन होता है, और ऑर्गेनिक आयन में आप जो कैटायन वाला पार्ट है, जनरली देखो, जनरली किसी भी कंपाउंड में कैटायन पहले होता है और एनायन बाद में होता है, सब में कैटायन पहले एनायन बाद में। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड, अगर ऑर्गेनिक एसिड का मॉलिक्यूल आपने अगर आयन यूज किया है, ऑर्गेनिक है ये, ठीक है ना, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि ये एसिडिक एसिड से बनी हुई चीज है। तो एसिडिक एसिड कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहले ये लिखना है, जैसे कि CH3COO लिख लिया और इस H को उठा के यहाँ पे ले आओ। बच्चों पहचानो ये क्या है, बहुत फेमस है, लास्ट ईयर पढ़ा है तुमने, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। आया मजा, इसमें कहाँ मजा आता है किसी को पढ़ाई में, ठीक है। देखो फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे कि काफ़ी सारे कंपाउंड हमने कल ही बना लिए थे, और कंपाउंड बनाने के बाद हमने ये देखा कि कंपाउंड जो होते हैं वो कैटायन एनायन से मिलके बनते हैं। नंबर 1, कैटायन पहले होता है, एनायन बाद में लिखा होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या है, कैटायन। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्या है, कैटायन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या है, कैटायन। यानी कि जो मेटल वाला पार्ट है वो कैटायन है, और जो नॉन मेटल वाला पार्ट है वो एनायन है। ये हो गई बात, ये है दिस इज एसिड। और उसके बाद में हमने क्या किया कि सारे कैटायन वाले पार्ट को हटाया वहां से, मतलब मेटल को हटाया, और उसकी जगह हाइड्रोजन लगाना शुरू किया, तो हमको एसिड मिलना शुरू हो गया। तो हमने देखे मेन एसिड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। 7th क्लास में जनरली ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, तो जितना भी बेसिक था वो हो गया खत्म, इतना ही बेसिक था। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इतनी चीज़ें सबको आ जाएं। तो जिन बच्चों ने भी मान लो पढ़ाई नहीं की है, तो वो प्रीवियस लेक्चर देखें, उनसे सीखें, और जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं, आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, इतनी सेंस तो आपके अंदर होनी चाहिए। अब आज से हम लोग मेटल नॉन मेटल शुरू कर देंगे ना, आज से हम लोग मेटल नॉन मेटल को शुरू कर देंगे, और मेन चैप्टर पे हम लोग आज आ जाएंगे। देखो हम लोगों ने बेसिक इतना पढ़ लिया है ना, बेसिक इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि अब अगर थोड़ा बहुत मान लो अब कोई कॉन्सेप्ट में मतलब मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि आपने बेसिक सारे पढ़ रखे हैं पहले से। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले इतनी तैयारी कर ली है। वो ये ना कि अगर आपको एक पेड़ काटना है तो पहले कुल्हाड़ी में धार लगाइए, कुल्हाड़ी होती है ना एक्स, उसमें धार लगाइए। जब वो उसमें धार होगी तो वो पेड़ को या जो भी होगा जिसको भी कट करना है आपको, वो बहुत जल्दी कट कर लेगा। जब उसमें धार ही नहीं होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें वो काम नहीं होने वाला। तो ये जो इतने दिन से हम लोग कर रहे थे ना, हम कुल्हाड़ी में धार लगा रहे थे, ठीक है ना। अब धार लग चुकी है, अब आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा, जैसे कि मान लो शुरुआत होती है मेटल नॉन मेटल से पहले भी, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो होते हैं जो मेड अप ऑफ होते हैं सिर्फ एक जैसे एटम से। और दूसरी बात, हर एलिमेंट की अपना, हर एलिमेंट का अपना एक इंडिविजुअल एटम होता है, और एलिमेंट जो होता है, जो एटम होता है, वही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से फिर से एक बार इसको थोड़ा सा लिखते हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट प्योर है कि इम्प्योर है, पहली बात तो ये बताओ, एलिमेंट प्योर है या इम्प्योर है? प्योर है, ठीक है। तो क्या है, प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atom. Only one type of atom is called एलिमेंट, ठीक है ना। और एलिमेंट के बारे में थोड़ी बहुत पुरानी बातें पढ़ा चुका हूँ, जब चैप्टर शुरू हुआ था, जो शुरू के 2-3 क्लासेस हुई थी, उसमें ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर भी दो तरह के होते हैं ना, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है।
दो अलग होते हैं। तो एलिमेंट की बात करें तो प्योर सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो बना है सिर्फ एक तरह के किससे, एटम से, और कंपाउंड किससे बना होता है, एक तरह के मॉलिक्यूल से। तो ये होते हैं। और फिर आगे एलिमेंट कैन बी, आगे इसके क्लासिफिकेशन कर लेते हैं क्योंकि अब हमको वही पढ़ना है। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप। फिर से मेटल, नॉन मेटल एंड तीसरा इट इज मेटलॉइड। ओके, तो इतना लिख लिया होगा। ठीक, तो एलिमेंट मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा, वो एलिमेंट होगा। एलिमेंट 3 तरह के हो सकते हैं। देखो ये कहानी क्या है, सोचो की बात। जैसे कि पूरा का पूरा संसार है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल को हमने बोला एटम। ठीक, फिर एटम को कुछ नाम देना पड़ा। अब जैसे एटम, अलग अलग टाइप के एटम मिलते रहे, तो क्या पूरा जितना भी जो वर्ल्ड है, क्या वो एक जैसे एटम से मिलकर बनाएगा? एक जैसे एटम नहीं, अलग अलग टाइप के एटम पाए गए। तो टोटल कितने एटम पाए गए मान लो आज तक? तो 118 टाइप ऑफ एटम हमको मान लो आज तक मिले हैं। कितने? 118 टाइप के एटम तो हमने आज तक पाए हैं। 118 एटम हमारे पास है, टाइप, टोटल नहीं, टोटल तो पता नहीं कितने होंगे। 118 टाइप के एटम है। इन एटम को नाम हमने क्या दे दिया? हमने नाम दे दिया इनको एलिमेंट। ठीक है ना, कि ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, मान लो अलग अलग एलिमेंट है। जैसे ये अलग अलग एटम, मान लो ये अलग अलग एटम बना रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से ये सारे एटम अलग अलग, मान लो अलग अलग है, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि सारे एटम मान लो अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट भी हो गए। फिर अलग अलग एलिमेंट हो गए तो हमने उनको जब नाम दिया तो वो बन गए एलिमेंट। फिर अगला काम क्या हुआ कि फिर ये देखा गया कि यार अब एलिमेंट भी मान लो मिलने लग गए, तो काफ़ी सारे एलिमेंट हो गए। तो अब उनकी स्टडी आसान नहीं थी करनी। ठीक है ना, उनका स्टडी बहुत मुश्किल था उनका, कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है। मान लो जैसे कि 2 एलिमेंट को कंपेयर करना है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? कितनी सारी बातें, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, कोई एक प्रॉपर्टी थोड़ी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, ये वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप कैसे कंपेयर करोगे? तो उस चीज़ को आसान करने के लिए बनाया गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, बनाया गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर तुमको क्या मिलेगा? क्या देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर? सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं होता, कंपाउंड वगैरह नहीं होते। एलिमेंट्स को सही तरीके से अरेंज करने के लिए जो कोशिश की गई थी वही था पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल, वैसे तो पीरियोडिक टेबल का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत अजीब अजीब नाम सुनने को मिलते हैं उसमें कि ये था वो था, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे हिसाब से जो एक सही नाम जिसे कहा जाए, तो सबसे पहले जो फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले ही जब लाइव क्लास थी तब बताया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं एंटनी लुइजियर। एंटनी लुइजियर, ठीक है ना। एंटनी लुइजियर एक साइंटिस्ट थे। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, हु ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, या फिर उसको बोल दो कि उसने मेटल, नॉन मेटल या किसी भी तरह से जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी। ही वाज एंटनी लुइजियर। ओके, क्या किया इसने? तो उस समय जो नॉन एलिमेंट थे, अप्रॉक्स मान के चलो 33 अराउंड नॉन एलिमेंट थे, 30, 32, 33 इतने ही एलिमेंट उस समय नॉन थे। ठीक है ना, इनके बारे में ये सब चीजें बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं ये सब मिलता है। तो एंटनी लुइजियर मान के चलो उनके पास जितने भी एलिमेंट थे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने एलिमेंट थे। ठीक है ना, और तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट थे, अब एलिमेंट में क्या सारे एलिमेंट एक जैसे हैं? क्या ये जितने भी एलिमेंट है क्या एक जैसे हैं? इनमें कुछ अंतर नहीं है, फर्क तो है ना। तो उसी फर्क को करने के लिए, उसी चीज़ को समझने के लिए उनको जरूरत पड़ी उनको कैटेगराइज करने की। सेम वही वाली बात है कि अगर 6, 7, 8, 9, 10 सारी क्लास को एक जगह बिठा दोगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सबके मेंटल लेवल सबका अलग है, सबका सिलेबस अलग है, बहुत सारे फर्क है उन सब में। इसी वजह से तो एलिमेंट्स को भी अलग अलग करके करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी कार्बन में है वो हाइड्रोजन में नहीं है, जो हाइड्रोजन में है वो कार्बन में नहीं है, जो सोडियम में है वो दूसरे मैग्नीशियम में नहीं है, अलग अलग है ना। तो कुछ ऐसा तरीका बिठाओ जिससे जो एक जैसे मिलते जुलते हैं। जैसे तुम क्लास 8th हो, तो तुम सबको एक बार में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि तुम सब में एक बात कॉमन है, तुम सब 8th क्लास में हो।
और तुम सबका सिलेबस सेम है, इसलिए ये बात कॉमन है। सेम यही हाल यहाँ पर भी है कि इतने सारे जो एलिमेंट है ना, इनमें से एलिमेंट को भी कैटेगराइज करो जो एक जैसे, जिनकी प्रॉपर्टी, जैसे सारे तो एक जैसे नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ना जो एक जैसे हैं, तो उनको सबको एक जगह कर दो, और जो दूसरे बाकी जो एक जैसे हैं उनको एक जगह कर दो, और बाकी जो तीसरे उनको एक जगह कर दो, इस तरह से। तो लेविसियर ने फाइनली एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा, एक बोला मेटल और एक बोला नॉन मेटल। इनके समय में एंटनी लेविसियर को मेटलॉइड का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, वो बहुत पुरानी बात है, लगभग आज से 200 साल पुरानी बात हो गई है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि सर इनको मेटलॉइड का नहीं पता था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अरे बेटा, आज से 2 साल पहले बहुत बहुत पुरानी बात हो गई है ना, 2 साल पहले, सॉरी 200 साल पहले, 200 साल पहले जो जितना काम इन्होंने कर दिया उतना लोग आज भी नहीं कर पाते, बहुत कुछ किया है इन्होंने केमिस्ट्री में। तो एंटनी लेविसियर ने उस समय के नोन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहीं, और ये क्यों किया गया, क्योंकि हम उनकी स्टडी को और आसान करना चाहते थे। काफ़ी सारे जो हमको एलिमेंट्स मिले, उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट थे काफ़ी सारे जो जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, उनको हमने एक अलग रखा, मान लो उनको हमने मेटल मान लिया, और जो अलग टाइप के थे उनको हमने नॉन मेटल मान लिया। तो इस तरह से हमने सारे नॉन एलिमेंट्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, एक कहलाया मेटल और एक कहलाया नॉन मेटल। भाई बात समझ में? तो ये जरूरत है इसकी क्लासिफिकेशन की, सिर्फ एलिमेंट्स करके पढ़ते रहते तो नहीं हो पाता। एलिमेंट्स के आगे अब आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ना पड़ेगा। बाद में जब आप थोड़ी और बड़ी क्लास में जाओगे तो मेटल में भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, उनमें भी देखोगे कि ये मेटल अलग होता है, ये मेटल अलग होता है। जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे चीज़ों की स्टडी और ज़्यादा डीप होती जाएगी, लेकिन रहेगा यही सब, ठीक है। तो कहानी क्या थी कि हमको एटम मिलने लगे, एटम को हमने नाम दिया एलिमेंट, और एलिमेंट में भी देखा गया कि कुछ एलिमेंट में समानता है, कुछ एलिमेंट अलग अलग हैं, कुछ एलिमेंट एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे हैं उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, और जो अलग अलग है उनको दूसरी कैटेगरी बनाई। इस तरह से चीज़ें करी, इसी तरह से चीज़ें बढ़ गई, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले मेटल, देखो वैसे तो क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेटल के बारे में। जैसे मैं पूछूं आपसे कि मेटल क्या है, तो मेटल की डेफिनेशन क्या दे पाओगे, कैसे क्या डेफिनेशन दोगे मेटल की? तो बहुत सारी डेफिनेशन आती है। बच्चे बोलते हैं कि सब्सटेंस, एलिमेंट विच आर हार्ड, दैट इज एलिमेंट, ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा बोलेंगे कि कुछ बच्चे बोलेंगे एलिमेंट विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, विच हैव शाइन, ठीक है ना। इस तरह से जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे। सही भी है, वो सारी अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए उसको एज ए डेफिनेशन हम यहाँ यूज नहीं करते। अब जो मेटल की डेफिनेशन है, आप उसको समझने के लिए तैयार हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पे आपको पढ़ाई जानी है। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले कैटायन और एनायन पढ़ रखा है, समझे ना। कैटायन एनायन आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, अभी आपने आयन पढ़ा है, कैटायन पढ़ा है और एनायन भी पढ़ा है। वहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि जो डेफिनेशन इसकी होगी, जैसे कि काफ़ी बार हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैटायन कौन फॉर्म करता है, मेटल करता है कि नॉन मेटल करता है। कैटायन यानी कि क्या? पॉजिटिव आयन। तो कौन है जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। तो ये डेफिनेशन है एलिमेंट्स विच फॉर्म कैटायन। अब कैटायन कैसे फॉर्म होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके? पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके, बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। बस यही इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है, तो लिख लो इसमें। Elements which have the tendency of forming cation by losing its outermost shell electrons are called मेटल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई मेटल की। मेटल की डेफिनेशन और भी हो सकती हैं, लोग और भी डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट, जैसे आप लोगों की 8th स्टैंडर्ड के
सिलेबस तक तो यही डेफिनेशन पढ़ने को मिलती है कि एलिमेंट्स विच आर हार्ड, डक्टाइल, मेलिएबल और क्या बोलते हैं सॉलिड, यही सब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उन्हीं 4-5 प्रॉपर्टी को मिला दिया जाता है और फाइनली बोल देंगे कि ये एक ऐसा एलिमेंट जिनमें ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं वो होता है मेटल। तो जनरली ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट जो क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। बाई कैसे, बाई लूजिंग इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो शेल होती है ना, जैसे कि मान लो सोडियम, तो सोडियम एक मेटल है। कैसे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बीच में न्यूक्लियस होगा, बाहर पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्योंकि एक मेटल है तो ये क्या करेगा, अपना ये लास्ट जो आखिरी शेल है जिसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, सबसे लास्ट में जो दिख रही है 1 2 3, ये तीसरी शेल, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से बाहर कर सकता है, इसीलिए ये एक मेटल है, ठीक है ना। तो ये होती है मेटल की डेफिनेशन। बाकी मेटल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको और भी पढ़नी है, लेकिन हम उनको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे उनको पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स विच आर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन, एग्जांपल लिख लो इसके यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बात लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल। पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट है वो मेटल ही हैं, मतलब मैक्सिमम तो मेटल ही, मान के चलो 80% अराउंड मेटल ही होते हैं। कैसे, पीरियोडिक टेबल देखी होगी इस तरह से होती है, मान लो, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, कुछ इस तरह की होती है और बाकी नीचे इस तरह से भी होती है, ठीक है ना, ये होती है। तो पीरियोडिक टेबल में एक होता है ये पहला एस ब्लॉक, दूसरे वाले को यहाँ को बोलते हैं पी ब्लॉक, एस पी, यहाँ बीच वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, एस डी एफ तीनों, ठीक है ना, ये तीनों जो ब्लॉक होते हैं, ये तीनों ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल पाए जाते हैं, सिवाय सिर्फ यहाँ पे एक इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन होता है जो नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी मेटल से मेल खाती है, इसीलिए उसको यहाँ पे रखा गया है। तो इन तीनों में मान के चलो हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ और सिर्फ मेटल ही है। इसके अंदर भी मेटल है, एक जिगजैग लाइन है जो अलग करती है इन दोनों को, इसके अंदर भी मेटल होते हैं पी ब्लॉक में, लेकिन इन तीनों में तो मेटल ही मेटल है। डी और एफ में सिर्फ मेटल है, एक भी नॉन मेटल नहीं। एस में एक नॉन मेटल है, लेकिन पी में नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों रखता है। तो एस भी नहीं है, डी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, कौन है आंसर, पी। पी ब्लॉक में सब होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने लिख दिया, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल। देख लो यहाँ पे एक और पॉइंट, डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल consist only metals आगे लिखो एस ब्लॉक हैव मेटल्स एक्सेप्ट, इसके अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ओनली मेटल, ठीक है ना, सिर्फ कंसिस्ट बोलो या कंटेन बोलो, यहाँ पे एक ही बात है। डी एंड एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल कंटेन ओनली मेटल, एस ब्लॉक है मेटल, ठीक है ना, एस ब्लॉक के पास भी मेटल है बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है उसके अंदर जो नॉन मेटल है, ठीक है ना, बाकी सब में मेटल है, तो ज्यादातर मेटल ही होते हैं। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं खटाखट से कुछ। मैं तुमको एटॉमिक नंबर 1 से और क्या बोलते हैं 20 तक में जितने
मेटल है वो लिख लेते हैं। तो देखो अभी इसने बोला है कि मेटल कौन है जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करने की ना। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लिथियम बेरिलियम, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम हो गया। इसके बाद सीधा कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, ये सब मेटल नहीं होते। फिर सीधे कौन आएगा, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये सारे के सारे मेटल है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या है भाई, मैक्सिमम जो नाम लोगे ना, मैक्सिमम जो नाम लेते हो आप, वो सारे के सारे मेटल ही होते हैं। अब जैसे डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करता है, कैटायन। तो चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लो लिथियम, तो ये एक मेटल है, लिथियम इज ए मेटल, ठीक। तो लिथियम जो मेटल है तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो कैटायन फॉर्म करेगा। तो यानी कि लिथियम से क्या बन जाएगा, Li+, लिथियम की वैलेंसी 1, Li+1 ऐसे बनेगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है अंदर का, वो निकल के ऐसे करके बाहर यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि नेगेटिव साइन इस तरह से नहीं लिखते शुरुआत में जब कैटायन फॉर्म किया था। ओके, इसके बाद बेरिलियम को भी ले सकते हो। बेरिलियम, बेरिलियम क्या बनाएगा, मेटल है तो कैटायन फॉर्म करेगा, मेटल है तो पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, यानी कि प्लस। वैलेंसी कितनी बेरिलियम की, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। इसी तरह से सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के आपको खुद बनाने हैं, और ये मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ। जिनसे ना बन पाया तो वो वहाँ जाके अपने नोट्स अगर आपने बनाए हैं, आई होप बनाए होंगे, तो वहाँ जाके उसको पीछे वहाँ पे देख के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेटल था। तो मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन फॉर्म करें, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल, ठीक है ना। तो ये थी मेटल की डेफिनेशन। और बाकी मेटल को हम पढ़ेंगे और भी आगे, लेकिन थोड़ा सा उसको कंपेयर करके, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल की स्टडी हम लोग कंपेयर करके आपस में साथ में कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके जस्ट बाद नॉन मेटल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये मत सोचना कि मेटल खत्म हो गया, अभी बहुत है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि केवल कैसे कैसे होते हैं, ठीक भाई। एलिमेंट मिले, बहुत सारे एलिमेंट मिले, कैटेगराइज किया गया। तो जो कैटायन फॉर्म कर रहे थे इलेक्ट्रॉन लूज करके, उनको क्या बोला गया, मेटल। अब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं वो जाते कहाँ हैं, किसी न किसी के पास तो जा रहे होंगे ना, वो किसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, Ni, ठीक। तो ये डेफिनेशन देखो, एलिमेंट्स which have the tendency of forming anion, by gaining electrons are called नॉन मेटल, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव ही आएगा। ओके, दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है नॉन मेटल्स, कहाँ पे पाए जाते हैं, अभी बताया था कि एस में एस वाले को कंसीडर नहीं करते, वो हाइड्रोजन है उसके अंदर। एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा नॉन मेटल सारे कहाँ है, पी ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में लिख लेते हैं इस पॉइंट को, इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर present in P block except on हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा सब P ब्लॉक में है। हाइड्रोजन का लिख दो यहाँ पे S ब्लॉक, हाइड्रोजन एक S ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक क्या है ये तुम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे समझ जाओगे ना, अभी जरूरत नहीं है इन सबको जानने की। ओके, तो ये था नॉन मेटल। तो देखो कितना आसान हो गया सब कुछ कि मेटल क्या है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और क्या फॉर्म करे, कैटायन। नॉन मेटल क्या है जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे और क्या बना दे, एनायन, सिंपल। अब तीसरा कौन बचा, उसको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक लाइन में। मेटल नॉन मेटल की स्टडी डीप में तो आगे होगी कल से, अभी
हम इनकी सिर्फ डेफिनेशन लिखते रहेंगे। ठीक, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अगला आता है मेटलॉइड। अब बताओ मेटलॉइड की डेफिनेशन क्या होगी? कैटायन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सॉरी मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। अब मेटलॉइड क्या करोगे? जो इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं लेगा भी नहीं तो कर क्या रहा है? काम क्या है उसका? कुछ तो काम होना चाहिए ना। तो देखो जनरली मेटलॉइड की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेटलॉइड गिने चुने हैं 7 मेटलॉइड होते हैं टोटल, तो उसमें से मेटलॉइड जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेटलॉइड सारे मेटलॉइड 7 के 7 एक जैसे हों। जैसे मेटलॉइड मान लो ये बीच में खड़ा है, इधर मान लो मेटल है और इधर मान लो नॉन मेटल है, ये बीच में मेटलॉइड है, ठीक ना, इधर मेटल नॉन मेटल। तो मान लो 7 मेटलॉइड है ना, तो कुछ मेटलॉइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से ज़्यादा मेल खाती है और नॉन मेटल से कम होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नॉन मेटल से ज़्यादा मेल खाती है, मेटलॉइड से कम खाती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना समझ लो कि मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की बीच की कड़ी होते हैं, यानी कि मेटल जैसे भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो लिख लो इसमें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मेटल और नॉन मेटल्स को ही इतना ज़्यादा स्टडी करते रहते हैं कि इसके बारे में कभी जनरली बात ही नहीं होती। तो मेटलॉइड में लिख लो इसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स which have the intermediate properties of both metal and non-metal are called मेटलॉइड, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल नॉन मेटल दोनों की, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। एग्जांपल के तौर पे तुम थोड़े बहुत लिख सकते हो, जैसे कि 7 ही होते हैं, सारे नहीं लिखने हैं, बस बोरॉन, जर्मेनियम होता है एक, सिंबल है Ge, और एक होता है सिलिकॉन Si, और एक होता है आर्सेनिक। ठीक है, मैंने 4 लिख दिए हैं, वैसे 7 होते हैं। तो गाइज ये थी आज की क्लास, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलॉइड, तीनों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतना और जितना पिछले हुआ है अब तक उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कल से प्योर मेटल नॉन मेटल ही चैप्टर चलने वाला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब तक की जो चीज़ें थी वो बेसिक थी, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, बुक्स में नहीं होती जनरली। तो ठीक है फिर, तो ये थी आज की क्लास, इसको पढ़ते रहिए, बाय।